हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंटपीडिया। यूजीसी नेट ज्योग्राफी पीवाईक्यूज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये पार्ट 3 है जहां हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर 2007 के। अदर पार्ट भी आप देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है या सर्च कर सकते हैं आप स्टूडेंटपीडिया पीवाईक्यू ज्योग्राफी यूजीसी नेट क्वेश्चन। वो सर्च लिस्ट में आपको टॉप पे देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन 1 देखिए, पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंक्लाइन फॉर्मेशन, यानी इनमें से ऑप्शन में से कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है सिंक्लाइन फॉर्मेशन का। आंसर बताते हैं फिर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन जो है देखिए तो उसमें सही आंसर इसका होगा क्रस्टल कंप्रेहेंशन, यानी यहाँ पर क्रस्टल कंप्रेशन जो फोर्स है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सिंक्लाइन फॉर्मेशन के लिए। अब ये फोर्स कौन सा है, तो देखिए एक प्लेट होती है जिसमें दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, ठीक है। दोनों तरफ से फोर्स लगेगा तो यहाँ पर सिंक्लाइन का फॉर्मेशन होता है। सिंक्लाइन को आप सिंपली याद कर सकते हैं स्ट्रक्चर कि आप जो है हॉरिजॉन्टली यहाँ पर जो है एस लिख दीजिए, ठीक है। कुछ इस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है, फोर्स आ रहा है, फोर्स आ रहा है। तो टेक्टोनिक यहाँ पर जो मूवमेंट होती है, टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट होती है, उससे इसका फॉर्मेशन होता है। काफी सारे आपको माउंटेन्स देखने को मिल जाएंगे। फिर क्वेश्चन 2 में पूछा गया है यहाँ पर पेडिप्लेन एंड इंसलबर्ग आर फीचर ऑफ द ओल्ड स्टेज ऑफ विच साइकिल ऑफ इरोजन। यहाँ पर दो टर्म में आपको ध्यान देना है, पेडिप्लेन और इंसलबर्ग। कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा ये दोनों टर्म को। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ओल्ड स्टेज में कौन सा साइकिल ऑफ इरोजन से बनते हैं। तो इसका आंसर जो है आपको बता दूं, यहाँ पर एरिड होने वाला है, ठीक है। एरिड जो है साइकिल ऑफ इरोजन से ये बनते हैं। और यहाँ पर पेडिप्लेन होता क्या है, तो पेडिप्लेन जो है आपका बता दूं, यहाँ पर ब्रॉड प्लेन है, ब्रॉड प्लेन है। कैसे बनता है ब्रॉड प्लेन, तो यहाँ पर जो है इरोजन के थ्रू बनता है, इरोजन से ये ब्रॉड प्लेन का फॉर्मेशन होता है। अब बात करें इंसलबर्ग की, तो इंसलबर्ग जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, इंसलबर्ग जो है आइसोलेटेड आपको हिल देखने को मिलता है। और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका भी फॉर्मेशन बिल्कुल सेम है, यहाँ पर इरोजन से होगा जिसमें आपको आइसोलेटेड देखने को मिलते हैं हिल्स वगैरह। तो ये जो है आंसर इसका होने वाला है सी। क्वेश्चन 3 पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट इंडिकेट सिमिलर प्रोसेस, यानी कौन सा यहाँ पर जो है टर्म है वो सिमिलर प्रोसेस को शो नहीं कर रहा है। आपसे डायस्ट्रोफिज्म एग्जाम्पल दिया गया है जो कि एक काफ़ी बड़ा टर्म है। फिर फोल्डिंग, एक्सफोलिएशन और आपको यहाँ पर वार्पिंग देखने को मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको बता दूं, अगर आपने वेदरिंग पढ़ा होगा तो आपको पता होगा यहाँ पर कि सी जो है यहाँ पर अलग है, क्योंकि यहाँ पर वेदरिंग का एक फिजिकल वेदरिंग होता है, उसमें आपको एक्सफोलिएशन देखने को मिलता है। बाकी तो अर्थ के इंटरनल फोर्सेस है और इसी का सब पार्ट आपको फोल्डिंग और वार्पिंग देखने को मिलेगा। क्वेश्चन 4 की बात करें, पूछा गया है इन विच ऑफ द फ्लोइंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ स्ट्रीम इज कंट्रोल बाय रॉक स्ट्रक्चर, यानी यहाँ पर किसके डायरेक्शन को जो है रॉक स्ट्रक्चर कंट्रोल करता है। तो इसका आंसर डिस्कस करते हैं, फिर जो है आपको बताऊंगा क्या क्या यहाँ पर अलग टर्म का मतलब होता है। तो कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम जो होंगी उसको यहाँ पर जो है क्या करता है, कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम को यहाँ पर जो है आपको बता दूँ कंट्रोल करता है रॉक। पर यहाँ पर जो है अदर टर्म भी है इससे रिलेटेड जिसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर जो है आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। एक रिवर जो कि यहाँ पर बह रही है, रॉक स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसी पे ये बह रही है। उसमें आप देखेंगे वर्टिकली अगर कोई रिवर ज्वाइन करता है, ठीक है, यहाँ पर मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ आपको। कुछ इस तरह से ज्वाइन करता है रिवर किसी भी साइड से, तो इसे हम बोलेंगे सबसिक्वेंट या सब स्ट्रीम। और ये जो है आपका मेन रिवर है जिसे मान लीजिए आप ये। अब इसमें जो है अदर रिवर भी आकर ज्वाइन करती हैं। यहाँ पर जो है सब्सिक्वेंट रिवर हमने जान लिया, कॉन्सिक्वेंट जान लिया। यहां पर अगर इसे लेफ्ट साइड से अगर कोई ज्वाइन करता है, यहां पर लेफ्ट साइड से कोई आकर ज्वाइन करता है सब्सिक्वेंट स्ट्रीम को, तो हम इसे बोलते हैं, यहां पर कौन सा बोलते हैं, इसे बोलते हैं रिसिक्वेंट, रिसिक्वेंट स्ट्रीम बोलते हैं। और अगर इसे यहां पर कोई रिवर अगर राइट साइड से आकर ज्वाइन करता है तो उसे हम बोलते हैं ऑब्सिक्वेंट। याद रखें ये जो है कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम को नहीं ज्वाइन करके सब्सिक्वेंट स्ट्रीम को ज्वाइन करता है, ये आपको याद रखना है। अगर ये डायरेक्टली यहाँ पर ज्वाइन करता कॉन्सिक्वेंट को तो सब्सिक्वेंट यहाँ पर कहलाता। तो आपको स्ट्रीम ये याद रखना है, क्वेश्चन पूछे गए हैं और बाद में भी हो सकता है पूछे जाए। फिर यहाँ लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। पहला पूछा गया है विंड इरोजन, विंड इरोजन कौन सा होता है, तो आपको बता दूं बरखांस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर जो विंड इरोजन आपको देखने को मिलता है, तो ए हो जाएगा। ग्राउंड वाटर डिप्लेशन आप देखेंगे उससे बनता है स्टेग्माइट्स यहाँ पर, तो आपका जो है यहाँ पर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी का हो जाएगा आपका 2। और यहाँ पर ग्लेशियल डिपोजिशन से हमको पता है डमलिन्स यहाँ पर बनता है, और यहाँ पर रिवर इरोजन से हमने पढ़ा है पेनी प्लेन। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाने वाला है।
फिर देखिए यहाँ पर जो है पूछा जा रहा है क्वेश्चन 6 में, व्हाट इज रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोग्राफ। हाइड्रोग्राफ से अंदाजा लगाना आसानी है कि कहीं ना कहीं ये बात कर रही है पानी, और ग्राफ जानी यहाँ यहाँ पर जो है क्या करते हैं, हम यहाँ पर शो करते हैं उसे ग्राफ में। तो हम देखते हैं यहाँ पर विंड वेलोसिटी, इससे जो है लेना नहीं, वाटर डिस्चार्ज से हमें कुछ लेना देना नहीं। यहाँ पर बतला दो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है तो आपको बता दूं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है सिंपली आप समझिए, ये शो करता है, इसे मेजर किया जाता है क्या, एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। यानी एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कितना है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कहाँ, तो एटमॉस्फेयर में या किसी एरिया में एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, ये याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे जो है देखते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी को, हम देखते हैं कि एक पार्टिकुलर टेम्परेचर में किसी भी एरिया में कितना यहाँ पर अमाउंट है वाटर वेपर का। हमेशा याद रखें टेम्परेचर इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमिडिटी को। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि टेम्परेचर ज़्यादा होती है तो ज़्यादा यहाँ पर ह्यूमिडिटी यहाँ पर रहती है, कम में आपको कम देखने को मिलेगा। फिर जो है क्वेश्चन 7 देखिए, बोला गया है द इंक्रीज इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन एटमॉस्फेयर इज एसोसिएटेड विथ। तो हमें पता है ओजोन डिप्लेशन से यहाँ पर कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है। फिर हम देखते हैं CFC को हमने चेंज करा किससे, पहले जो है यहाँ पर क्या चलता था, यहाँ पर चलता था CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर हमने इसे चेंज कर दिया HFC से, SCFC से। ठीक है, ये हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि बाद में हमें पता चलता है कि इससे भी जो है ओजोन डिप्लेशन हो रहा है। पर पॉजिटिव बात यह है कि अभी जो है काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, और बहुत सारे गैसेस हैं, सबके बारे में आप पढ़िए, जैसे मिथाइल ब्रोमाइड है, क्लोराइड है। ठीक है, ये सारे जो है ये ज़्यादा यहाँ पर ओजोन डिप्लेट करती हैं एज कम्पेयर अदर गैसेस। फिर जो है क्वेश्चन 8 देखिए, बोला गया है व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक। तो यहाँ पर जो है ऑरिजिन पूछा जा रहा है, तो ऑरिजिन हमेशा जो है याद रखें, यहाँ पर कई लोग सेंटर कर देते हैं, सेंटर नहीं होगा, यहाँ पर फोकस होने वाला है। यानी ये अर्थ है, ऑरिजिन अगर यहाँ पर से कर रही है, ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे फोकस, और ये जाकर जहाँ स्ट्राइक करेगी उसे हम बोलते हैं एपिसेंटर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बोला गया है सरफेस इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर इज फिनोमिना रिलेटेड टू। अब सरफेस इन्वर्जन फिनोमिना क्या है, तो नॉर्मली आपको पता होगा, अगर आप अर्थ में रह रहे हैं, ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग है, पर नॉर्मली ट्रोपोस्फेयर की बात करते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर कम होगा। इसलिए आप देखिए बर्फ़ों में, पहाड़ में आप जो है पहाड़ों में बर्फ़ जमी हुई रहती है, तो नॉर्मली तो यही होता है। पर यहाँ पर सरफेस इन्वर्जन टेम्परेचर जो होगा, इसमें होता क्या है, इंक्रीज होने लगता है, यानी हाइट के साथ जो है यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज करेगा टेम्परेचर। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाने वाला है। अब यहाँ पर कैसे होता है, क्या रीज़न है, तो यहाँ पर कुछ आइडियल कंडीशन होने चाहिए इसके लिए, और जो है क्या क्या आइडियल कंडीशन है वो यहाँ पर पूछे गए हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है बोला गया है लॉन्ग विंटर नाइट होना चाहिए, विंटर नाइट्स, ड्राई एयर होना चाहिए। ठीक है, फिर बोला गया है कि काम विंड होना चाहिए। यहाँ पर काम विंड अगर नहीं होगा तो फिर यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है फिनोमेना नहीं देखने को मिलता है, यहाँ पर एयर रिप्लेस कर देती है। और यहाँ पर क्लियर स्काई होना बहुत ज़रूरी है, क्लियर स्काई, जिससे रेडिएशन जो होंगे लॉन्ग वेव्स वो यहाँ पर जा सकेंगे। और नॉर्मली ये देखा गया है अर्बन एरियाज़ में। ठीक है, अर्बन एरियाज़ में ये जो है फिनोमेना नॉर्मली देखा गया है। क्वेश्चन 10 देखिए, पूछा गया है हु हैड यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इवो ट्रांसपिरेशन इन द क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। इवो ट्रांसपिरेशन जहाँ भी आ जाए आपको थॉर्नवेट कर देना है। थॉर्नवेट कौन थे, तो इन्होंने क्लाइमेट को क्लासीफाई किया है। इन्होंने सबसे पहले वर्ल्ड, फिर यहाँ पर जो है अमेरिका वर्ल्ड, फिर जो है ओवरऑल उसे अच्छे से इम्प्रूव करा अपने वर्क को। इसलिए हमें देखने को मिलता है अलग अलग डेट। सबसे पहले इनका जो काम आपको देखने को मिलेगा वो कौन से ईयर में देखने को मिलता है, 1931 में। यहाँ पर जो है 3 आपको याद रखना है, और 1931, फिर 1933, और फाइनल जो वर्क आया वो 1948 का है। तो ये जो है डेट आपको याद रखना है, 1948 वाला पूछ लेते हैं, जहाँ पर थॉर्नेट ने इवो ट्रांसपिरेशन जो है ऐड किया था कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 11 स्टैटिक चेंज की बात की गई है। ये कैसे होता है, क्या है, तो यहाँ पर आइस एज में देखने को मिला था। क्या है ये स्टैटिक चेंज, इसमें जो है होता है कि वॉल्यूम यहाँ पर होता है, वॉल्यूम में चेंज आ जाता है सी लेवल के। ठीक है, वॉल्यूम में चेंज आ जाता है, उसे ही यहाँ पर बोला जाता है स्टैटिक चेंज। और ये पहले जो है हो चुका है जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री में,
और यहाँ पर मेल्टिंग या थर्मल एक्सपेंशन से भी पूछा गया है क्वेश्चन, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन 12 देखिए, बोला गया है कोरल आइलैंड कौन है, तो यहाँ पर हमें पता है लक्षद्वीप है, इंडिया का आइलैंड है और जो है ये एक यूनियन टेरिटरी भी है। इसके कई चीज़ पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो ये जो है आपको पता होगा वेस्ट साइड में आपको देखने को मिलेगा अरेबियन ओशियन में। साथ में यूनियन टेरिटरी तो मैंने बता दिया आपको, यहाँ पर जो है 36 आइलैंड है, आर्किपिलेगो आइलैंड है यहाँ पर। और जो है इसकी लिटरेसी की बात करें तो यहाँ पर जो है लिटरेसी आपको देखने को मिलता है 92%। मैक्सिमम जो आबादी इसकी है जो है ना, यहाँ पर मुस्लिम देखने को मिलती है, 93% जो है आपको मुस्लिम देखने को मिलेगी। और ख़ास बात यह है कि एसटी पॉपुलेशन है मोस्टली, ठीक है, मुस्लिम में यहाँ पर एसटी, यहाँ ट्राइबल एरिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर सबसे लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो आपको यूनियन टेरिटरी में यही देखने को मिलेगा और साथ में देखने को मिलेगा एसटी मुस्लिम पॉपुलेशन। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन 13 में बोला गया है चिपको मूवमेंट कौन से स्टेट में स्टार्ट हुआ था, सबको पता होगा, यहाँ पर आपको बता दूं उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था। 1970s की बात है, प्रोटेक्शन यहाँ पर कर रहे थे फॉरेस्ट या कहा जाए पार्टिकुलर प्लांट का, जो कि मूवमेंट एक बन गया तो पूरे यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया की बात की जाती है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ ताइगा बायोमी, अब ताइगा बायोमी की बात की गई है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा, तो बतला दूं आपको ताइगा बायोमी जो है यहाँ पर आपको, यहाँ पर सब आपको आर्टिक में देखने को मिलता है। अब सब आर्टिक में यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगे इसके, जिससे हमें पता चलता है ये ताइगा बायोमी है बिल्कुल। तो कुछ आपको याद रखना है, जैसे यहाँ पर जो है कॉनिफेरस जो है फॉरेस्ट मिलती हैं, ठीक है, इसी से हम जो है डिफाइन करते हैं यहाँ पर। साथ में आपको लॉन्ग विंटर नाइट देखने को मिलती हैं, ये जो है नॉर्थ एरिया में और जो है सदर्न में भी देखने को मिलेंगी, नदन सदन में दोनों में देखने को मिलती है। यूरोप के मोस्ट ऑफ पार्ट, अमेरिका के कुछ आ जाएंगे। यहाँ पर जो है क्वेश्चन 15 देखिए, बोला गया है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाने के लिए पूछा जा रहा है। कोरल लीफ है, फिर सोल है, एब्सल प्लेन है, कॉन्टिनेंटल स्लोप है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हमें पता है कि कोरल रीफ जो है वो क्या होता है। कोरल रीफ जो है यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, ए का 1, यानी एक ऑर्गेनिक ओशियन डिपॉजिट है यहाँ पर। ए आपका यहाँ पर जो है होने वाला है ये। और जो है यहाँ पर जो है आपको बतला दो, सोल की बात की गई है तो डिटैच एलिवेशन विद द सोलो डेप्थ है। अगर आप देखें समुद्र में, ऐसे ये समुद्र है तो इसमें डिटैच होता है, ऑल तो इसका मोस्ट ऑफ पार्ट जो है नीचे होता है, इसे हम सोल बोलते हैं। फिर एब्सल प्लेन आपको पता होगा, एब्सल प्लेन क्या है, डीप रिलेटिवली फ्लैट सर्फेस ऑफ द ओशियन फ्लोर। और यहाँ पर जो है कॉन्टिनेंटल स्लोप भी पता होगा आपको, स्टीप डिसेंट फ्रॉम द सेल्फ ऑफ ब्रेक। तो यहाँ पर क्वेश्चन 15 का आपका कौन सा आंसर हो जाने वाला है, 15 का यहाँ पर आपका हो जाएगा सही बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में जो है एजर्सन रीजन से क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया है रिटर डिड नॉट स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एज क्लियरली एज हम्बोल्ट। एक ही बात की गई है, रिटर यहाँ पर जो है उन्होंने रिलेशनशिप नहीं शो करा जैसा हम्बोल्ट ने करा है। फिर रीजन इसका यहाँ पर बताते हैं क्या, रीजन यहाँ पर बताया है इन्होंने कि इमोल कांट अंडरस्टूड द रिलेशनशिप बिटवीन द हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी मच मोर क्लियर देन रिटर। आप बताइए कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर जो है ए रिटर डिड नॉट स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एज क्लियरली एज हम्बोल्ट, तो ये जो है फॉल्स आपका हो जाएगा। पर आर जो है यहाँ पर करेक्ट है, बिकॉज यहाँ पर जो है आपको पता होगा इमोल कांट जो है रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे से शो करे हैं अपना यहाँ पर बेटर देन रिटर। फिर जो है यहाँ पर बुक पूछी गई है, कॉस्मोस अलेक्जेंडर हम्बोल्ट की है, सभी को पता होगा, काफ़ी यहाँ पर जो है फेमस बुक है। और यहाँ पर जो है बोला गया है कब लिखी गई थी या कब बनाई गई थी, किस कंटिनेंट को विजिट करे थे, तो आपको पता होगा यहाँ पर साउथ अमेरिका गए थे इनका काम है साउथ अमेरिका में। तो यहाँ पर जो है इस बुक को उन्होंने पब्लिश किया है। आप देखेंगे वहाँ पर एक हम्बोल्ट करंट भी बहता है साउथ में, तो इन्हीं के नाम पे वो रखा गया है। फिर जो है परमाफ्रोस्ट जो है कॉन्सेप्ट इन्हीं ने दिया है यहाँ पर, रशिया के जो एरियाज है। यहाँ पर जो है एजर्सन रीजन के एक और क्वेश्चन है जहाँ पूछा जा रहा है हम्बोल्ट हैड नो इमीडिएट फॉलोअर्स इन एकेडमिक सर्कल जर्मनी सिंस ही नेवर ऑक्युपाइड एकेडमिक पोजीशन। बिल्कुल सही बात यहाँ पर लिखी गई है, द रियल फॉलोअर ऑफ हम्बोल्ट साइंटिस्ट ट्रैवल, ऐसा नहीं है जरूरी। यहाँ पर जो है ऑल तो साइंटिफिक वर्क इन्होंने काफ़ी ज़्यादा करा, ट्रैवल करा, पर ऐसा नहीं है कि रियल फॉलोअर जो है हम्बोल्ट के साइंटिफिक ट्रैवलर थे, काफ़ी लोग फॉलो करते थे इसे। तो यहाँ पर जो है आपको बतला दो बी यहाँ पर जो है आपका वो गलत हो जाएगा, यानी आर यहाँ पर गलत हो जा रहा है, तो सी विल बी द करेक्ट, सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो रहा है।
क्वेश्चन 19 देखिए, बोला गया है नेचर डज नॉट ड्राइव मैन अलोंग अ पर्टिकुलर रोड बट इट्स ऑफर ए नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी फ्रॉम अमंग द विच मैन इज फ्री टू सेलेक्ट। काफ़ी काफ़ी लोग सोच रहे होंगे पॉसिबिलिटी का अप्रोच के बताया गया है, पर पॉसिबिलिटी के अप्रोच में बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया जाता है नेचर को। नेचर जो है ऑप्शन वगैरह उस टाइम पे नहीं देगी अगर उनके स्टूडेंट पढ़ेंगे, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है, ये जो है थोड़ा कन्फ्यूजन में रखता है, पर ऑल्दो यहाँ पर जो है समझ में आ जाता है ऑप्शन देखकर कौन सा होगा। नेम ऑफ जियोग्राफर यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर कंट्रीज बताना है कहाँ से वो है। तो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर अलेक्जेंडर हमबोल्ट जो है जर्मनी से है, एलन चर्चिल सैंपल जो कि स्टूडेंट रह चुकी है रेडजल की वो यूएसए से हैं, पीटर हैगट हमारे जो है यूके से हैं, जीन ब्रांचेस जो है यहाँ पर फ्रांस से है। तो सिंपली आप कीजिए एक यहाँ पर जो है काफ़ी ऑप्शन देखने को मिलेंगे। बी से यहाँ पर हमें पता चल जाने वाला है यूएसए 3, तो 4 3 2 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 21 देखिए, बोला गया अर्बन इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन इज कॉज बाय वेरियस फैक्टर। फिर जो है वेरियस फैक्टर में सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर जो धूल होते हैं वो, पॉल्यूटेड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, वेगुलर इमिशन, बिल्कुल सारे करेक्ट यहाँ पर मुझे लग रहे हैं। और यहाँ पर 22 की बात करते हैं, क्वेश्चन बोला गया है क्या 22 में, एन इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन टेक प्लेस एट अ रेट ऑफ मच फास्टर देन अ रूरल पॉपुलेशन। अब यहाँ पर आबादी जो बढ़ रही है अर्बन एरिया की वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है एज कंपेयर टू रूरल एरिया। क्या है रीजन? तो देखिए अर्बन पॉपुलेशन में हाई बर्थ रेट है, हो सकता है, पर यहाँ पर ऑप्शन वो नहीं होगा। क्या होगा? लार्ज नंबर ऑफ पीपल माइग्रेट टू अर्बन सेंटर। अगर आप अर्बन एरिया में रह रहे हैं तो आबादी का अगर आप एनालाइज करेंगे, पूछेंगे, तो पता चलेगा मोस्ट ऑफ लोग जो है बाहर से आए हुए हैं काम करने के लिए, वहीं रह रहे हैं, तो इस चलते शहरों की आबादी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अर्बन सेंटर में आपको पता होगा, थ्योरी में आपने पढ़ा होगा, पोस्ट पोल थ्योरी या जितनी भी थ्योरीज हैं वहाँ आपको इसका आंसर मिल जाने वाला है। फिर जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। बोला गया है द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ टोन। टॉन की जो है क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? तो देखिए टॉन की क्लासिफिकेशन हमेशा से पॉपुलेशन के बेसिस पे होते आई है। कई लोग फंक्शन पे बोलते हैं, तो देखिए फंक्शन पे जो है आप देखेंगे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है और उसका आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ टॉन जब भी क्वेश्चन आए इंडिया में आए खास करके, तो यहाँ पर आपको पॉपुलेशन के बेसिस में करना है, क्योंकि आप देखेंगे सेंसस ऑफ इंडिया में क्लास 1 टॉन, क्लास 2, ठीक है, क्लास क्लास 1 टॉन है, फिर 2 है, 3 है, इस तरह से कैटेगरी पॉपुलेशन के बेसिस में बांटा गया है। और यहाँ पर देखिए आपको फिर देखने को मिलेंगे कि सिटीज़ कौन है, टॉन 1 लाख की आबादी या 10 लाख की आबादी, सिटीज़ 1 लाख प्लस की आबादी, फिर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो है 1 लाख क्रॉस करने के बाद यहाँ पर अलग होता है। 10 लाख में जो है यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन 2 से प्लस होगा तो मेगा सिटीज़ बन जाएंगी। तो ये सब जो है पॉपुलेशन के बेसिस में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, हाई एंड ग्रेजुअल डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट ओवर 30/1000 एंड शार्पली रिड्यूस मोर्टेलिटी रेट ओवर 15/1000 इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोग्राफिक। देखिए नंबर्स पे जो है कंफ्यूज कभी मत होइएगा। यहाँ पर बोला गया है कि हाई एंड ग्रेजुअल डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट, यानी ग्रेजुअल फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन कर रही है, और यहाँ पर जो है साफ यहाँ पर मोर्टिलिटी रेट रिड्यूस हुआ है। अगर डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन थ्योरी अगर आप पढ़ते हैं 1928 डेवलप हुआ, 1945 नॉस्टिन ने यहाँ पर डेवलप करा, तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि सेकेंड स्टेज में क्या हुआ था, यहाँ पर ड्यू टू यहाँ पर जो है क्या फूड सिक्योरिटी, मेडिकल, यहाँ पर जो है रिड्यूस हो गई थी मोर्टिलिटी रेट, पर फर्टिलिटी जारी थी, क्योंकि यहाँ पर जो है मेडिकल का डेवलपमेंट उस तरह से नहीं हुआ था, बट जो है फूड आ गई थी और नॉर्मली जीने खाने लगे थे लोग, भुखमरी नहीं आती थी, इसलिए आबादी बढ़ रही थी, पर यहाँ पर जो है मॉर्टिलिटी यानी डेथ कम हो रही थी। तो ये सेकेंड स्टेज है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, बोला गया है व्हेन द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एन एरिया इज ऑब्टेन्ड थ्रू डिवीजन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन बाय द टोटल एग्रीकल्चर एरिया इज टर्म एज। जब भी याद रखिए पॉपुलेशन डेंसिटी को जब यहाँ पर एरिया से डिवाइड किया जाएगा तो एग्रीकल्चर डेंसिटी हम यहाँ पर निकालते हैं। फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या, देखिए यहाँ पर 26 में जो है पूछा जा रहा है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन रूट जो है वर्ल्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट है। बिल्कुल बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट रूट है, बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है इसमें। क्या रीज़न है? क्योंकि अगर आप देखेंगे वर्ल्ड मैप, ठीक है, तो इस साइड में आपको देखने को मिलेगा आपका यूएसए, और इस साइड में आपको देखने को मिलेंगे यूरोप के नेशन, ठीक है, यूरोप की नेशन और बीच में आपको देखने को मिलेगा अटलांटिक ओशियन, नीचे होगा अफ्रीका। तो इन दोनों में क्या खास बात है, दोनों डेवलप रीजन, दोनों है कनाडा, यूएसए, और इधर यूरोप के, वेस्टर्न यूरोप के काफ़ी कंट्रीज, तो डेवलप नेशन बोथ साइड में है, इस चलते आप देखेंगे ट्रेड बहुत होती है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू
प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर अगर आपने देखा होगा, टी होता है, कॉफ़ी होता है, रबर भी जो है प्लांट के थ्रू उगाया जाता है। पर यहाँ सोयाबीन जो है कल्टीवेशन, जिसका सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मध्य प्रदेश है इंडिया में, ये जो है प्लांटेशन एग्रीकल्चर नहीं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। एजप्सन रीजनिंग से फिर से जो है एजर्सन रीजनिंग से क्वेश्चन है, बोला जा रहा है वेबर थ्योरी hinges on to transportation cost but ignore the fact that future rate may not always increase in the direct proportion to the distance। बिल्कुल सही बात बोलते हैं, कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट की बात कर रहे हैं, पर फ्रीजर ट्रेड की यहाँ पर बात नहीं करते हैं। फिर रीजन में बोलता है फ्रीजर ट्रेड हाउएवर मे नॉट बी सिमिलर फॉर द रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड। बिल्कुल सही बात है ये। यहाँ पर जो है आपको बता दूँ, यहाँ पर सबसे पहले आंसर कर लेते हैं। यहाँ पर दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि यहाँ पर वेबर ने अपने इंडस्ट्रियल थ्योरी में जो है लोकेशन थ्योरी में इन्होंने बात की है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की, पर यहाँ पर फ्रीजर ट्रेड जो होता है यानी ट्रक्स जो है ये सामान लेकर जा रहे हैं एक दूसरी जगह, वो बहुत चीज़ों में डिपेंडेंट होती है, ठीक है, तो उसकी बात नहीं करते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्ज स्केल मैप। यहाँ पर लार्ज स्केल मैप यानी आरएफ जो होगा आपका यहाँ पर वो छोटा होगा। आरएफ सबसे छोटा यानी वो सबसे बड़ा मैप होगा, तो आरएफ आपका यहाँ पर 125 देखने को मिल रहा है रेशियो में, तो वो जो है सबसे छोटा है। फिर जो है क्वेश्चन 30 देखिए, क्वेश्चन 30 में बोला गया है द बेस्ट सूटेड सोइल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। बेस्ट सूटेड सोइल कौन सा है हमें पता है, रेगुर सोइल। ब्लैक सोइल भी आप जानते होंगे, नाम नहीं पता हो तो याद कर लीजिए। रेगुर सोइल जो होता है वो बेस्ट सूटेड होता है। इंडिया में कहाँ मिलता है तो आपको पता होगा, यहाँ पर जो है गुजरात वाला रीजन जो है इस एरिया में आपको बहुत मिलता है। पर अभी अगर देखा जाए प्रोडक्शन तो पंजाब भी कर रही है, जहाँ पर आपको एलुअल प्लेन देखने को मिलेगा, यानी एलुअल सोइल में भी ये उग जाता है। पर यहाँ पर मोस्टली प्रोड्यूस जो होते आया है हमेशा से वो ब्लैक सोइल रीजन आपका वेस्टर्न इंडिया मान सकते हैं आप। यहाँ पर जो है एडजर्सन रीजन से क्वेश्चन है, बोला गया है वर्जिन सोइल न्यूली क्लियर्ड ऑफ फॉरेस्ट अकाउंट फॉर हाईएस्ट यील्ड ऑफ कॉफ़ी। यानी एक जंगल है उसे आप काट दीजिए तो यहाँ पर जो है हाईएस्ट यहाँ पर जो है यील्ड देगी, यानी उसमें पहले खेती नहीं की गई है। फिर बोला जाता है कि कॉफ़ी इज़ अ सोइल एग्जॉस्टिव क्रॉप। बिल्कुल दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 आप बात कर रहे थे हम लोग, तो यहाँ पर क्या है तो कॉफ़ी एग्जॉस्ट कर देता है। अगर कॉफ़ी की अगर आप खेती कर रहे हैं एरिया में, वहाँ बार बार खेती करेंगे तो यहाँ पर एग्जॉस्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो है जितनी फर्टिलिटी होती है उसे खींच लेता है। और वर्जिन सोइल की बात की गई है यानी न्यू क्लियर्ड फॉरेस्ट होगा, उसमें जो है फर्टिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। कल्चरल लैंडस्केप क्या शो करता है, कल्चरल लैंडस्केप की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या शो करता है, यहाँ पर आपको ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट शो करेगा। जब भी आप कल्चरल को पढ़े ज्योग्राफी में तो इन्वायरमेंट से रिलेट करके पढ़ना है, तो यहाँ पर आपका ए सही हो जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज डोमिनेटेड बाय ट्राइबल पॉपुलेशन। बस्तर यहाँ पर होगा, जो कि छत्तीसगढ़ का एक डिस्ट्रिक्ट है। याद रखें छत्तीसगढ़ फेमस बहुत चीज़ों के लिए है, बैकवर्ड रीजन है। बस्तर जो है बहुत ज़्यादा बैकवर्ड रीजन है। और एक रीजन आपको और बता दूँ, यहाँ पर बस्तर में नक्सलवादी बहुत सारे देखने को मिलेंगे, नॉर्मली न्यूज में रहता है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, बोला गया है प्रिमिटिव पीपल हु लिव इन कालाहारी डिजर्ट आर नॉन एज। कालाहारी डिजर्ट यहाँ पर बुशमैन के नाम से जाना जाता है, जो कालाहारी में रहते हैं। काफ़ी सारे ट्राइब से क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ पर आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो कास्ट इन द शेड्यूल कैटेगरी। तो एक एरिया है इंडिया में जहां एससी की पॉपुलेशन है ही नहीं, वो है नागालैंड। अब नागालैंड की बात करें तो कितनी पॉपुलेशन है, कितने रह रहे हैं, तो यहाँ पर एसटी पॉपुलेशन देखने को मिलता है मेजोरिटी में। 86% वहाँ की आबादी आपको देखने को मिलेगी एसटी। और जो है कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा वहाँ पर पॉपुलर रिलीजन है। फिर जो है 36 की बात करें, बोला गया है विच ऑफ द इंडियन स्टेट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन बाउंड्री विद अदर स्टेट। यानी कौन सी स्टेट है इंडिया का जो मैक्सिमम बाउंड्री शेयर करता है विद अदर स्टेट। तो आपको बता दूं, कई लोग मध्य प्रदेश सोच रहे होंगे बहुत बड़ा है या कर्नाटका, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर छत्तीसगढ़, क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ आप देखें, मान लीजिए झारखंड है, ठीक है, कुछ इस तरह से झारखंड दिखता है, तो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ की बाउंड्री शुरू होती है वो काफ़ी इस तरह से कुछ लंबी है, यानी बिहार वहार होकर यहाँ पर काफ़ी लंबी बाउंड्री शेयर करता है, तो छत्तीसगढ़ यहाँ पर करेक्ट होगा। 37 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इज नॉट अ मेजर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी 37 में पूछा जा रहा है कौन सा यहाँ पर एट्रीब्यूट नहीं है जिससे हम कैलकुलेट करते हैं, क्या यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं एसडीआई को, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसे यूनाइटेड नेशन
डेवलपमेंट प्रोग्राम में लिया गया। इसमें जो है हम देखते हैं ऑप्शन डी जो है नहीं होगा। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर नहीं देखते हैं, यहाँ देखते हैं लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो इसे दिया किसने था, यहाँ पर ये भी याद कर लीजिएगा। नॉर्मल एग्जामिनेशन यूजीसी नेट तो नहीं, पर नॉर्मल जनरल कंपटीशन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसे जो है पाकिस्तानी एक इकोनॉमिक्स हुए थे, इकोनॉमिक्स थे पाक के, इन्होंने दिया था क्या, ये दिया था जिससे हम मेजर कर सकते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलप इंडेक्स, और जो उनका नाम था महबूल हक। ठीक है, महबूबुल उल हक, ये उनका नाम था, ये याद रखना है आपको। एडजर्सन रीजन से एक और क्वेश्चन है, द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन द एडवांस कंट्री फॉलोड एंड इलोंगेटेड एस साइप, यानी डेवलप कंट्री में जो है अर्बनाइजेशन डेवलप होता है कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से होता है अर्बन एरिया। ठीक है, तो यहाँ आबादी रहती है। फिर पूछा गया है द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया हैज़ फॉलोवर्ड ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन, मान लेते बात पर जो है सिर्फ रोड के किनारे एलोंगेटेड लाइन में नहीं रहती, इंडिया की आबादी कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी आपको। तो यहाँ पर जो है रीज़न गलत है। ठीक है, रीज़न गलत है, ए इज करेक्ट, आर इज रॉन्ग। 39 देखिए, बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टर्म फॉर डिफाइन मेट्रोपॉलिटन रीजन। मेट्रोपॉलिटन रीजन जैसा कि आपको बता दो फंक्शन के लिए जाना जाता है। यहाँ पर 40 की बात करें, हुआ अमंग द फॉलोइंग सजेस्टेड द ट्रेड ऑफ द म्यूचुअल रिलेशन अमंग द प्लेस वर्क एंड फॉल्क। यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट जो है प्लेस वर्क एंड फॉल्क का गेटिस ने दिया था, पर यहाँ पर रिलेशनशिप, म्यूचुअल रिलेशनशिप, ट्रेड की बात करते हैं ले प्ले। प्लेस वर्क एंड फॉल्क क्या है तो आपको बता दूँ, ये यहाँ पर रिलेशनशिप को शो करता है। एक तो यहाँ पर प्लेस ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ज्योग्राफी से। ठीक है, यहाँ पर वर्क जो है आपका यहाँ पर इकोनॉमिक से रिलेटेड है, और यहाँ पर फोल्क जो है वो एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड है। तो इनके रिलेशनशिप को शो करता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन 41 पूछा जा रहा, फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू मिनिमाइजेशन ऑफ रीजनल इम्बैलेंस इन डेवलपमेंट आर मेनी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिलेवेंट, यानी प्रिंसिपल ऐसे फैक्टर जो मिनिमाइज करेगा किसमें, रीजनल इम्बैलेंस को। बहुत सारे हैं फैक्टर्स, पर मोस्ट इफेक्टिव कौन होगा, तो यहाँ पर सिंपली इन्वेस्टमेंट करेंगे लेस डेवलप रीजन में, तब जाकर डेवलप करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लीडिंग वन इन द टर्म ऑफ टोटल फिश कैच, बिल्कुल आसान है ये बताना, वेस्ट बंगाल फेमस है, आपको पता होगा, काफ़ी वहाँ लोग भी पसंद करते हैं। 43 विच रिवर आउट ऑफ द फ्लोइंग इज द ओल्डर देन हिमालय, सतलज की यहाँ पर बात की गई है। सतलज याद रखे पुरानी रिवर है यहाँ पर हिमालय से, यानी जब हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा था, जब पहाड़ बन रही थी, ठीक है, उस टाइम हम देखेंगे क्या यहाँ पर ये इरोड करके बह रही थी, यानी जिस स्टेप से धीरे धीरे बढ़ा है, पर सतलज जो है हमेशा से फ्लो जहाँ पहले बहती थी वहीं हजारों साल से अभी भी है। यहाँ पर जो है क्वेश्चन 44 की बात करते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट एक्सपीरियंस हेवी स्नोफॉल ड्यूरिंग फरवरी, तो यहाँ पर स्नोफॉल जो है 2005 की बात की गई है, पर फरवरी में भी बात करें, मार्च फरवरी, तो यहाँ पर जो है जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट, वन इज करेक्ट, तो यहाँ पर जो है करेक्ट पूछा जा रहा है। तो देखिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अर्थमेटिक मीन जो है पहले ही हमें ऑप्शन मिल गया, बिल्कुल यही करेक्ट होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा रहता है, कोई और वैल्यू यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 46 बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ स्टडी ऑफ डिप्रेशन, यहाँ आंसर यहाँ पर जो है गलत है। आंसर में आपको मीडियन देखने को मिलेगा, पर मीडियन नहीं होगा, क्या होगा, स्टैंडर्ड डिवीजन यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। याद रखें यहाँ पर हम जब डिस्पर्जन कैलकुलेट करते हैं उसके काफ़ी मेथड है। यहाँ पर जो है आपको बता दो, एक तो हो गया रेंज, आपको साथ में देखने को मिलेगा क्या, यहाँ पर वेरिएंस देखने को मिलेगा, स्टैंडर्ड वेरिएशन देखने को मिलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन देखने को मिलेगा, साथ में आपको क्वार्टाइल डेविएशन देखने को मिलेगा, क्वार्टाइल, ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है मीडियन नहीं होगा, ये गलत यहाँ पर था। आइसोहोरन मैप सोर्स लाइन कनेक्टिंग, तो यहाँ पर जो है आइसो जहाँ भी रहे इक्वल शो करेगा, इसका मतलब होता है। होरेन का क्या होगा, तो यहाँ पर एसेसिबिलिटी यहाँ पर शो करती है, याद कर लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं बताने को, याद कर लेना है बस इससे। डेसीमेट्रिक मैप इज इम्प्रूव वर्जन ऑफ कोरोप्लेथ मैप इज इफेक्टिवली शो, तो डेसीमेट्रिक मैप जो है क्या है, डेसीमेट्रिक, और कोरोप्लेथ क्या था, कोरोप्लेथ में हम जो है यहाँ पर शेड के थ्रू डेंसिटी वगैरह दिखाते थे, होमोजेनिटी दिखाते थे, एक एरिया जो है उसको एक तरह की शेडिंग दी जाती थी। तो होमोजेनिटी की बात करी है, तो यहाँ सिर्फ आप देखेंगे ऑप्शन ए में
जहाँ पर रैपिड चेंज को भी शो कर रहे हैं, ठीक है। रैपिड चेंज उसमें शो नहीं कर पाते थे तो डेसीमेट्रिक उसके लिए बनाया गया मैप। फिर जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अब क्वेश्चन बदल चुके हैं बिल्कुल। यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पहले पढ़कर आंसर किया जाना पॉसिबल था, अब नहीं। अब जो है आपको जो नॉलेज है आपका ज्योग्राफी में उसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 49 की हम बात करें तो 49 में आपका यहाँ पर रिलेशनल हो जाएगा और 50 में आपका स्पेशल सोशल डायलेक्ट ये हो जाएगा। तो हमने 50 क्वेश्चन कर लिए आज के, और अदर वीडियो के लिए वेट करें आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ